आप देख रहे हैं पहली खबर। राजौरी दहशतगर्द हमले में मुलविस दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई है। दहशतगर्द की शनाख्त अबू हमजा की हैसियत से की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द के हवाले से मालूमात फराहम करने वाले को 10 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि मोहम्मद रजाक को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। वो नमाज कर जब मस्जिद से घर वापस लौट रहे थे तब उनको गोली मारी गई थी। उनकी आखिरी रस्मात अदा कर दी गई है। और हजारों लोगों की मौजूदगी में दहशतगर्दाना हमले के शिकार रजाक की नमाज जनाजा अदा की गई और उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। राजौरी में दहशतगर्दों ने मोहम्मद रजाक नामी शख्स को निशाना बनाया था। दहशतगर्दों ने उन्हें तब निशाना बनाया जब वो मस्जिद से घर की तरफ लौट रहे थे। दहशतगर्दों ने 20 साल कबल मोहम्मद रजाक के वालिद को भी निशाना बनाया था। हमें यह अपील है कि हमें इसका कोई यकीनदानी होनी चाहिए, बच्चों का कोई सहारा होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंपलसेशन होनी चाहिए। या इतना जुर्म तो कोई नहीं है, इसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन ने राजौरी में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स और सीनियर पुलिस हुकाम ने शिरकत की। एडीजीपी जम्मू जोन को राजौरी पुंछ अजला में हिफाजती इंतजाम के बारे में जानकारी दी गई। मीटिंग में सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई और सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच बाहमी तालमेल को बेहतर करने पर जोर दिया गया। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर शक्ति हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। शक्ति, ये जो शनाख्त कर ली गई है, ये जो खबर है, ये इसे कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए, चूंकि इसको लेकर के बाकायदा इनाम का भी ऐलान किया गया था। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कामयाबी ये जो आतंकी हमला है। हालांकि पुलिस ने शुरुआती दौर में इसकी पुष्टि जो है वो नहीं की थी, लेकिन आतंकी हमले की शिनाख्त जब हुई है, जब पुलिस ने पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन की है और अब पूरी तरह से इसकी शिनाख्त हो गई है कि ये लश्कर तोयबा के टेररिस्ट थे, जो 2 आतंकवादी थे जिन्होंने इस पूरी कुंडा टाप शहदारा शरीफ की इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया। तो पुलिस ने इसकी शिनाख्त का जो है वो जो फोटो है वो भी जारी की है, और फोटो जारी करने के बाद पुलिस ने इनाम जो है इन पर रखा है। अब ये बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि ये दोनों फॉरेन टेररिस्ट थे और इन दोनों ने इस पूरे घटना को जो है वो अंजाम दिया है। अब इस देखना यह है कि पुलिस कब तक इनको दर्द बुझती है, कब तक ये मौत के घाट जो है उतारे जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि इन पर इनाम जो है पुलिस ने रखा है। तो ये हो शिनाख्त इनकी पूरी तरह से पुलिस के पास जो है वो हुई है और पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ये दोनों लश्कर तोयबा के थे और फॉरेन थे। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो रजाक के जो कातिल हैं दहशतगर्द, उसकी शनाख्त कर ली गई है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं और इसकी शनाख्त को लेकर 10 लाख रुपए तक का इनाम भी पुलिस ने किया था। और अब ऐसा समझा जा रहा है कि चूंकि शनाख्त हो चुकी है, ये तस्दीक शुदा है, तो ऐसे में अब इसे कैफर किरदार तक पहुंचाना आसान होगा।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सचिन तेंदुलकर रांची के उर्माजी बर्वे फुटबॉल मैदान पहुंचे। सचिन ने ग्रामीण फुटबॉलर लड़कियों से मुलाकात की और उन्हें स्पोर्ट्स के टिप्स दिए। कोटा के नया गांव के माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक ने महिला प्रिंसिपल को मारा थप्पड़। महिला प्रिंसिपल ने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। साबा पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब की 86 बोतलों के साथ शराब तस्कर को पकड़ा। साबा पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। अवैध खनन के आरोप में पुलिस ने 5 वाहनों को किया जब्त। बारामूला पुलिस ने वागुरा और डेलिना में अवैध खनन में शामिल 4 ट्रैक्टर जब्त किए। 4 ड्राइवरों को किया गिरफ्तार। बारामूला में पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। 30 ग्राम प्रतिबंधित चरस जैसा पदार्थ हुआ बरामद। आरोपियों पर मामला दर्ज। जम्मू पुलिस ने 14 साल से गिरफ्तारी से बच रहे भगोड़े को किया गिरफ्तार। भगोड़े को सेक्शन न्यायालय के समक्ष किया जाएगा पेश। पुलिस ने जम्मू के अखनूर में ड्रग तस्कर से जुड़ी लाखों की संपत्ति कुर्क कर आरोपी को हिरासत में लिया। पुंछ में पुलिस ने किया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम के बयान की मजम्मत की। NC सदर ने कहा कि मोदी को दूसरे मजाहिब का एहतराम करना चाहिए जैसा कि वो अपने मजहब का एहतराम करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लाम सिखाता है कि किसी मजहब से नफरत न करें और जो ऐसा करेगा वो मुसलमान नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग मोदी की हिमायत कर रहे हैं उन्हें मुसलमानों के बारे में उनके इरादों को जान लेना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज हमारी लड़ाई ये है कि अपनी शनाख्त कैसे बचाई जाए। फारूक ने कहा कि बीजेपी का असल मकसद मुस्लिम आबादी को कम करना है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये आखिरी इलेक्शन हो सकता है क्योंकि बीजेपी 1 नेशन 1 इलेक्शन के नजरिए पर काम कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो सज्जाद लोन, गुलाम नबी आज़ाद और सैयद अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों से कहना चाहते हैं कि वो पहले देखें कि वो जिनकी हिमायत कर रहे हैं उनका मुसलमानों के साथ क्या सलूक है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आए तो मुसलमानों के मसाइल बढ़ जाएंगे। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है। वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूं, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूं जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूं। मैं समझता हूं वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। दैट दे वांट 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाउ कैन इट बी पॉसिबल इन 28 स्टेट्स व्हिच आर सो डिफरेंट? सेकेंडली, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक? क्या ये 2047 तक रहेंगे? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना इसी कुर्सी पे और जो मर्जी करना है, और कर रहे हैं। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूं, वो आजाद साहब हों, सजाद लोन साहब हों, वो अपने
बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूं, जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, मुझे अफसोस है, अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाए। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि उन्होंने कभी किसी पर जाती हमला नहीं किया और अब इलेक्शन आ चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहब की बात शुरू कर दी है। सज्जाद लोन ने कहा कि पहले फारूक अब्दुल्ला को यह कहना चाहिए कि वो मुसलमान हैं या नहीं और उनके खानदान में इस्लाम है या नहीं। लोन ने कहा कि फारूक अपने घर को देखे कि वहां इस्लाम है या नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ, उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया। बट टाइम हैज कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये तो खुद थे ना। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लगभग 2 से 3 हजार मुसलमान मरा, काटा गया। उसके बाद ये नहीं बैठे बीजेपी के साथ। तब इनको इस्लाम याद नहीं आया था। तब 2 बड़ी पार्टियां थी जिनने उसमें काम किया। एक बीजेपी थी, एक शिवसेना थी। बीजेपी में बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर था और शिवसेना को आज लेकर आए हैं ओपनली अलायंस करके उनके साथ। वो क्या कोई मुसलमानों के दोस्त हैं? और हम पर तो तोहमत है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बीजेपी हैज रन आउट ऑफ पोलराइजेशन इश्यूज। ये जो फारूक साहब हैं, याद करिए जब बिहार का इलेक्शन था, आखिरी वहां पड़ाव था, कमजोर हो रही थी बीजेपी, तो फारूक साहब ने बयान दिया यहां लोग चाइना के साथ हैं। जबरदस्त शोर उठा। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया, उन्होंने कभी चाइना का नाम ही नहीं लिया। आज भी मैं वसूख से कहता हूं, भेजा गया है वहां से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ ही हैज बीन सेंट बाय देम, ही इज वर्किंग फॉर देम। और ये टोटल पुराना इनका काम है, गुनाह खुद करो, उंगली बाकियों पर उठाओ। अब ये इस्लाम का इन्होंने नया शुरू कर दिया है। ही शुड लुक एट इस्लाम इन हिज ओन होम बिफोर प्रीचिंग इस्लाम टू अदर्स। बिकॉज मुस्लिम जो है, let us all know, Muslim is full. Either you are a Muslim or you are not a Muslim. You cannot be 37 or 88% Muslim. You have to be 100% Muslim. नहीं जी, मैं निकाह नहीं मानता हूं, बाकी मैं सब मानता हूं, ये कहां चलेगा? So he should not, before sermonizing me, he should look inwards. मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता। मैं कभी, हमने आज तक कभी इसके बारे में बात नहीं की कि नहीं लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन वो हर बार लाइन क्रॉस करते। एवरी टाइम ही क्रॉसेस द लाइन। अब मुझे पता, अगर मैं आज रिएक्ट ना करता तो रोज होता कि जनाब जी मुसलमान नहीं है, अब जी इस्लाम वाला नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान अफरा जान ने सज्जाद लोन के बयान पर रद्द ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि सज्जाद गनी लोन का बयान चोर पुलिस वाले को डांटने जैसा है। इफ्रा ने कहा कि तरुण चुग ने अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी की हिदायत पर कौन कम काम कर रहा है या कौन ज्यादा काम कर रहा है, या यूं समझ ले कि बीजेपी की हिदायत पर काम कर कौन रहा है। बीजेपी के साथ हुकूमत 2018 में कौन बनाने वाले थे? सज्जाद गनी लोन, जो लेटर लिखते हैं गवर्नर को कि देखिए जी मेरे पास 18 बीजेपी के एमएलएस का सपोर्ट है, मैं एमएलएस के साथ हुकूमत बनाना चाहता हूँ। राम माधव जी आके 2018 में कहते हैं हमारा एक थर्ड फ्रंट जम्मू कश्मीर में बन गया है। फोटो किसके साथ खिंचाते हैं? सज्जाद गनी लोन के साथ। अभी कुछ, अच्छा चलिए 2018 की बात नहीं करनी, आज की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले बीजेपी के तरुण चुग किसके साथ मीटिंग करते हैं? सज्जाद गनी लोन के साथ और अल्ताफ बुखारी के साथ। दूसरे दिन अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और पीसी को, सज्जाद लोन को सपोर्ट करेंगे नॉर्थ कश्मीर कैंडिडेट के लिए, नॉर्थ कश्मीर सीट के लिए। तो आप लोग तो खुद ही अपने आप को बीजेपी बोलते हैं। अल्ताफ बुखारी जो आपके साथ हैं खुद ही अपने आप को बीजेपी बोलते हैं। आप किसी और को क्या बीजेपी बोलेंगे? ये कुछ भी बोलेंगे, ये कुछ भी सुनाएंगे। जनता इतनी बेवकूफ है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। यहाँ अब एक बच्चा समझ चुका है कि आप
किसके इशारों पे काम कर रहे हैं? अल्ताफ बुखारी जैसे, सजाद लोन साहब जैसे लोग बीजेपी को कितना भी सपोर्ट करें और गुलाम नबी आजाद जैसे लोग कितना भी सपोर्ट करें, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। सजाद लोन ने यह भी कहा कि हम कभी पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उन्होंने ये कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला है वो मंदिर में जाते हैं और भजन करते हैं और फिर मुसलमानों की बात करते हैं। हम देखिए, पहले कहते हैं कि हम कभी पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। आपको ज्यादा दूर जाने की बात जरूरत नहीं है, आप उनके स्पोक्स पर्सन के बयान देख लीजिए मेरी तरफ। एक औरत, मैं एक औरत हूँ, एक औरत को उन्होंने क्या क्या सुनाया है कि तुम एक औरत हो और तुम पॉलिटिक्स में क्या कर रही हो। आप तो गंदे पर्सनल अटैक्स करते हैं, आप तो औरतों पे, आप तो मेरे औरत होने पे आपने सवाल किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई किसी मजहब के साथ, किसी तबके के इंसानों के साथ, किसी लोगों के साथ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई जो है वो बीजेपी की कट्टर सोच के साथ है। तो ये थी हमारे साथ इफ्रा जान। कैमरामैन शुआइब के साथ मैं काजिर फार, न्यूज़ 18 के लिए। और अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा है कि जब वो और उनकी टीम पार्लियामेंट में थी तो 370 मनसूखी के वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया, वो इस्तीफा दे सकते थे। मीर ने कहा कि वो असल मसाइल से हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती भी ऐसा ही कर रही हैं। देखिए, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उनकी टीम पार्लियामेंट में थे और जब हमारा स्टेट हमसे छीना गया, 370 छीना गया, 35 से छीना गया, आई विश उस टाइम फारूक साहब ने वहाँ रिज़ाइन किया होता या उसके टीम ने रिज़ाइन किया होता या उसके बाद हमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मौके मिले, उन्होंने मौका किया होगा, रिज़ाइन किया होता। लेकिन ये फारूक साहब ये ऐन वक्त पर इनको पता है कि इस वक्त सियासत का मोड़ किस करवट है और ये ऐसा पैंतरा लगाने में बड़े माहिर लोग हैं, शातिर लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनका बेटा वाजपेयी के साथ हुकूमत बनाता है और इनका बेटा 5 अगस्त के पहले ये पूरी टीम के लेके मोदी जी से मिल रहे हैं, वो जस्टिफाइड है। आज ये पैंतरा फैल रहे हैं कश्मीर के लोगों में, इनका दिमाग वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह महबूबा जी है, अब देखिए वो उन्होंने हुकूमत बनाई बीजेपी के साथ और फिर पब्लिकली अनाउंस भी किया, स्पीचेस में अनाउंस किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे 120 मिलियन लोगों का मैंडेट है, तो यही यहाँ के सारे मामला ठीक करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। या जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई बात की, या जेलों में जो हमारे लोग हैं उनकी बात की, या हमारे जम्मू कश्मीर के पैकेजेस की कोई बात की, या जम्मू कश्मीर के स्टेट की कोई बात की, आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग एनीवेयर। ये अफसोस का मुकाम है, ऐसे पैंतरे इनको हमेशा आते हैं और इन चीजों में ये माहिर है, लेकिन आज लोगों ने माइंड बना दिया है, इंशाल्लाह वो चेंज के साथ है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को जीता। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे एक वॉट रफ्तार पिस्तौल और ग्रेनेड भी बरामद, ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे हेडमास्टर। पुलिस कत्ल की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने खातून और उसके आशिक को किया गिरफ्तार, आशिक के साथ मिलकर बीवी ने शोहर का किया कत्ल। बद्दी के 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों का हुआ नुकसान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। नूरपुर पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम जारी, नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लगभग 27 ग्राम चिट्टा बरामद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सवाल किया है कि वो किस इस्लाम की बात कर रहे हैं। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि फारूक की जमात ने 1989 में कुरान को जलाया और उन्होंने जबरदस्ती लोगों की दाढ़ियां मूंड दी, ये उनका इल्जाम है। ठाकुर ने कहा कि इन कश्मीरी पंडितों का क्या होगा जो अपनी जानें गंवा बैठे। वो कश्मीरी पंडितों के ख्वातीन और उनके मंगलसूत्र पर बराह रास्त हमला था। देखिए, सबसे पहले मैं फारूक साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, आप किस इस्लाम की बात कर रही हो? क्या उस इस्लाम की बात कर रही हो जहाँ आपकी तंजीम ने 79 में कुरान शरीफ जलाई, बुजुर्गों की दाढ़ी मुड़वा दी, इस्लामी दरसगाहें जलाई? उस इस्लाम की आप बात कर रहे हो? आप इस्लाम के ठेकेदार मत बनो। आपकी फैमिली का इस्लाम और आपकी फैमिली का दीन सारा कश्मीर जानता है, इसलिए कश्मीरी को गुमराह मत करो। नंबर दूसरा, मैं अल्ताफ साहब से
को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सजाद साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मनहाज साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कम से कम उस पार्टी का तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया जिन्होंने हमारा मुकद्दस कुरान शरीफ यहां जला दिया। वैसे तो बीजेपी का स्पोकसपर्सन नहीं, एक आम कश्मीरी मुसलमान होने के नाते मैं उनसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रही बात जहां तक मंगलसूत्र छीनने की बात है, मुझे फारूक साहब बताइए, जब 90s में यहां मिलिटेंसी अपने उरूज पे आ गई थी और आपने जिन पंडितों को बेसहारा छोड़ के यहां खुद लंदन भाग गए, और आपको गिनती याद है कि कितने मंगलसूत्र आपकी वजह से यहां छीने गए, कितनी पंडित बहनों को यहां विधवा किया गया, और आप ही की वजह से है आज अगर कश्मीरी पंडित कोई दिल्ली में बसता है, कोई जम्मू में है, कोई देश के दूसरे कोने में, अगर माइग्रेशन यहां पंडित भाइयों की हुई है वो आपकी बदौलत हुई थी। आप अपनी जान बचाने के लिए लंदन चले गए और उस कश्मीरी पंडित को जिसका मंगलसूत्र छीना उसको यहां बेसहारा छोड़ दिया। उस छठी सिंहपोरा के सिख को आपने बेसहारा छोड़ दिया, नादी मर्ग के उस पंडित को आपने बेसहारा छोड़ दिया, और आज आप बात कर रहे हैं इस्लाम की। बेसिकली मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हार मान चुकी है 3 सीटों पे, इसलिए अब वो इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक वो नरेंद्र मोदी जी पे क्वेश्चन उठाते हैं, हमारी पार्टी ने कभी कुरान शरीफ नहीं जलाई, हमने कश्मीर में बुजुर्गों की दाढ़ी नहीं मंडवाई, हमने यहाँ दरसगाहें नहीं, हमने कश्मीर के मुसलमान को 5 लाख का गोल्डन कार्ड उसके जेब में रखा, हमने कश्मीरी फार्मर को 6-6 हजार दिए, हमने कश्मीरी बुजुर्ग को हमने 1000 रुपए का पेंशन दिया। हमने कभी हिंदू मुसलमान सिख नहीं कहा, हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहा, और सब उसी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास को लेकर 98% जहां मुसलमान आबादी है वहां भी हमने गोल्डन कार्ड दे दिया, और ये नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये सिख है। उमर साहब हो चाहे फारूक साहब हो, मुझे नहीं लगता कि उनके मुंह से दीन और इस्लाम की बात अच्छी लगती है। पहले अपने घर में देखिए वो किस दीन के साथ ताल्लुक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की दूसरी सरतरीन जगह द्रास में सफर हज पर जाने वाले सैकड़ों हुज्जाज कराम को हज कमेटी लद्दाख की तरफ से तरबियत दी गई। चेयरपर्सन हज कमेटी लद्दाख मोहम्मद अली मजाज की सदारत और उलमाए कौंसिल द्रास की निगरानी में दी गई ये तरबियत। आज़मीन हज और हज कमेटी के मेंबरों ने न्यूज़ 18 से अपने ख्यालात का इजहार किया। पिछला 16 अप्रैल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से शुरू हुआ और आज शायद सब डिवीज़न द्रास में अख्ताम हुआ, लेह और नुब्रा से होते हुए माशाअल्लाह ये सारा क्रेडिट जो है वो हज चेयरपर्सन की टीम और उसके अधिकारियों को जाता है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि इसलिए इस किस्म के जो प्रैक्टिस होते हैं या मशक़ें होती हैं, इससे लोगों का या हुज्जाज कराम का जो है वो एक किस्म का फोबिया उनके पास होता है, वो फोबिया दूर हो जाता है, क्योंकि इट इज़ वेल सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका हुआ है। 4 हिस्सों जा आणि पूरा ट्रेनिंग में तकसीम था। एक हिस्सा वाला फाइनेंशियली कनी हिसाब कनी चीज़ कनाई थे कि वो जो ना जो इस्तेमाल थे ना से सुबारे रहे दुमोगी सोजा कन्वर्सेशन फोन कम्युनिकेशनो सिस्टम पूरा समझाई थे रे जमोगो उम्रो सिस्टम पूरा समझाई थे रे तो चरमोगो हज कने थे चुन हाथ अरकान जोक जो खई तो से पूरा समझाई थे रे A to Z से सो कार्यों मु आने हज कमेटियों चेयरमैन मजाज सर से कमेटियों मेंबरी से नला हाँ बुढ़ जो एक्टिव ऑफिशियल हबीब साहब या सेगा बाकी अरकानों में मुझसे शुक्रिया अदा थे मुझ मैंने तरफियों सेगा फिर इलाके दासो तमाम हाजो तरफियों कि लिहाजा यानी बुढ़ जो फर्स्ट क्लास एक ट्रेनिंग से यानी खैरियत शुक्रिया। क्योंकि इससे पहले सब मालूमात यकीनन एक आम आदमी को नहीं पता थी, तो मैं यूटी लद्दाख से हमारे यूटी से भी गुजारिश करना चाहूँगा और हमारी हज कमेटी के तमाम ख़ास तौर पर मजाज साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हर साल जिस तरीके से यकीनन इंशाल्लाह हर साल आप दामाद देंगे इस चीज़ को और कंटिन्यू करेंगे, और हो सके हमारी एक ख्वाहिश दिली ख्वाहिश है कि अगर हो सके तो साल में 1-2 बार इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोग जाने के लिए हज की तरफ मरगूब हो जाएँ, हज के लिए लोग दिल से खुश हो जाएँ, ताकि लोगों को पता चले हज क्या है। सब डिवीज़न द्रास करगिल ज़िले के यहाँ पर जो ऑडिटोरियम हॉल है उसमें
हमारे बड़े मस्जिदों के 5 इमामों के सरबराही में आज का जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग तरबियती प्रोग्राम आगाज़ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हम हज कमेटी की ओर से मशकूर ममनून है। तमाम इमाम साहबान का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल का, सब